शट कि आप हमेशा गोल कर जाते हैं कि रेशम को आपसे मसला फिर क्यों हुआ एकदम ऑल ऑफ अ सडन में ये क्यों कह रही हैं फिर ज्यादती कर जाते हैं या चले मैं खुल के बता दूं। जब मेरी फिल्मों में काम करी थी, साफ सुथरा काम था, अच्छा काम करती थी, मेहनती थी, लेकिन उसके बाद इसको पता नहीं क्या हुआ, जाके दूसरे डायरेक्टर्स के साथ उसने जो काम किया वो बहुत ही बेहुदा किस्म का था। मौला जट आई। मौला जट हम देखने गए, बड़ा ज़्यादा हाइप थी। हाँ, लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया लशारी साहब ने कि ऐसे एक्टर्स ले लिए जो सूट नहीं कर रहे। आपने ये भी एक जगह पे कहा कि शाहरुख खान को और शान को, शान के आगे शाहरुख खान खड़ा भी नहीं हो सकता। देखो, डिजिटल दौर आया, ये वीडियो प्राइम का दौर आया, नेटफ्लिक्स का दौर आया। अब मेरा ख्याल है सैयद नूर जो है वो रोल प्ले नहीं कर पा रहा। इसकी क्या वजह है? मतलब उसकी मैं रीज़न मैं आपको बताऊंगा, पहले पूछूंगा फिर बताऊंगा। मेरी फिल्म जो फ्लॉप हुई वो भी ये जो लास्ट तेरे बाजदी राखी। हाँ। और मेरा ख्याल है कि ये जो आपकी टिकटॉक वाली जो हीरोइन की जो मूवी फ्लॉप हुई है, इसकी बेसिक रीज़न ये है कि शायद आप लोगों ने समझा कि हमने एक बहुत टिकटॉक का बड़ा नाम उठा लिया है तो हमें प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली वही देख रहे हैं। एक फिल्म को कामयाब बनाने के लिए एक अगर फैक्टर की बात करें तो वो लिखारी है, डायरेक्टर है, या अंदर जो एक्टर्स हैं वो है। अच्छा, अब एक बड़ा ट्रेंड देखा जाता है कि जो हमारा एक्टर जो है वो इंडिया से होके आ जाता है वो बहुत बड़ा एक्टर समझा जाता है। इसकी क्या वजह है? एक्टर का कोई कसूर नहीं है, हमारे लोगों का कसूर है। दाढ़ी से क्या मसला है? इंडियन फिल्मों को हमारे सिनेमा में जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपका जैसे साइमा आपकी लाइफ में आती हैं, बाकी बेचारी सारी कट हो जाती हैं। अब मेरा ख्याल है आपकी मूवीज़ के अलावा वो शायद कहीं पे उन्होंने उसके बाद फिल्म भी नहीं। वेलकम टू पॉडकास्ट विद अहमद मुश्तबा। आज हमारे पास फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जनाब सैयद नूर साहब हैं। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। रियली फीलिंग गुड टू सी यू हेयर। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से बुलाने पे आ जाते हैं और बैठ के हम बात करते हैं। और मैं बाकायदा पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले ये बताऊंगा अपने नाजरीन को कि सैयद साहब ने जब अपनी फ़िल्मी दुनिया का आगाज़ किया डायरेक्शन में, तो इन्होंने बाकायदा 5 साल एक उस्ताद को पकड़ा और बाकायदा शागिर्दी इख्तियार की। और वो शागिर्दी में एक दफ़ा कुछ ऐसा भी किया कि अपना जो स्वेटर है उससे एक जगह साफ़ करके अपने उस्ताद की कुर्बत हासिल की। तो आज का जो नौजवान है वो शायद समझता है कि डिग्री लेते साथ वो एक सैयद नूर बन सकता है, या वो जो भी फील्ड में एक्सेल करना चाहता है वो फ़ौरन कर लेगा। तो मेरा ख्याल है हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान में नाम पैदा किया, अगर हम उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं तो मेरा ख्याल है हमें कहीं ना कहीं मेंटोर की या अपने उस्तादों की ज़रूरत पड़ती है। और हर वो बंदा जो अपने उस्ताद को पकड़ता है या किसी ऐसे बंदे से सीखना चाहता है या सीखता है, वो ज़रूर दुनिया में कामयाब हो जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल आज हमारे सामने बैठी है। तो सबसे पहले तो आप इसी के बारे में बताएं कि अमली ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उस्ताद का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज तो डिजिटल दौर है, आप यूट्यूब पे जो सीखना चाहें, आप डांस भी सीख सकते हैं, आप लाइटिंग भी सीख सकते हैं, आप डायरेक्शन भी सीख सकते हैं। तो आप समझते हैं कि अभी भी उस्ताद इम्पॉर्टेंट है या ख़त्म हो गया, पुरानी बातें थी? नहीं, आप सीख नहीं सकते, आप पढ़ सकते हैं या सुन के समझने की कोशिश कर सकते हैं। सीखना जो है वो ऑन दी लोकेशन है। जब आपका उस्ताद काम कर रहा है, प्रैक्टिकल ऑन हैंड ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, जब तक वो नहीं है आपको समझ नहीं आ सकती। मैं जितना मर्ज़ी वर्बली आपको बता दूं कि जी एक लेंस के साथ फिल्म क्यों नहीं बनती, 6 लेंसेज हैं, मैं कहूँ जी एक लेंस 35 का है वो वाइड है, 50 का है वो नियर टू आई, ह्यूमन आई के करीब है, 75, 85, 80 ये क्लोज के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको नहीं समझ आई ये मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि डायरेक्टर कहता है जी ये लेंस लगाओ, और आप सोचते हैं कि ये लेंस क्यों लगा रहा है कैमरे पे, लेकिन जब आप उसका इफेक्ट स्क्रीन पर देखते हैं तो आप समझ जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कि ये काम, अच्छा ये लेंस का ये काम है। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, जितना मर्ज़ी नेट पे जाके सर्च कर लें, लेकिन जो आप उस्ताद के पीछे खड़े होकर सीखते हैं वो हम, इसीलिए तो देखिए मैं आज अपने उस्ताद को बहुत क्रेडिट देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं था जब मैं आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में,
सब कुछ मैंने उनको देखते उस्ताद जो हैं वो कभी नहीं सिखाते, लेकिन उस्ताद का लाइक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उससे सीख रहे होते हैं। वो मेरी एक फ़िल्म थी सरगम, वो अदनान समी उसमें वो गाना सीखने के लिए जाता है, तो इतना मोटा है, बर्गर बच्चा है, अमीर बच्चा है, तो वो जो उस्ताद है महराज कथक ने वो रोल किया था, वो सबसे पहले उसको गोबर उठाने पे लगाता है। कहता मैं गाना सीख रहा हूँ, ये गोबर उठा रहा है। फिर उसको कहता है ये मुर्गा पकड़ो, वो मुर्गा पकड़ रहा है, भाग रहा है, मुर्गे के पीछे मट्टी में मट्टी हो रहा है, सांस फूल गया है। तो कहते जी आप मुझे गाना सिखाएं। कहता गाना ही तो सिखा रहा हूँ। कहता क्या मतलब? कहते देखो गोबर मैंने तुम्हें इसलिए उठाने के लिए कहा कि तुम अपने अंदर की गंदगी को महसूस करो, साफ करो, और ये मुर्गे के पीछे इसलिए भगाया है कि तुम्हारा सांस पावरफुल हो, क्योंकि गाना यहाँ से गाया जाता है सीने से। बाकी मेरी ट्रेनिंग आएगी आगे, लेकिन अभी पहले तुम बुनियादी तो कहने का मतलब, सॉरी मैं लंबी कर रहा हूँ बात, कि उस्ताद के पीछे खड़े होके उसको उसके काम से आप सीखते। अच्छा, अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से एक बात करूंगा। आपने अदनान समी खान का जिक्र किया, आपके ख्याल से ये अदनान समी खान पाकिस्तान छोड़ के चले गए, क्या यहाँ पे फ़न की कदर नहीं है या क्या ऐसा, और आप उनके जाने को कैसा देखते हैं? नहीं, उन्होंने अच्छा नहीं किया ये डिसीजन। देखिए यहाँ पैदा हुए, यहाँ इज्जत कमाई। शुरू में तो उनको वहाँ पे काफ़ी इज्जत मिली, मेरा ख्याल है अभी वो गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको कौन जानता था? पाकिस्तान की बदौलत, पाकिस्तान मेरी सरगम के गानों की बदौलत, ज़ेबा बख्तियार साहबा की बदौलत, क्योंकि वो वहाँ काम कर रही थी, ये उनके पीछे वहाँ गए, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए था पाकिस्तान। तो बहरहाल उनका डिसीजन था जिसकी हमें तकलीफ़ है। अच्छा, आपने जब फिल्मों में डायरेक्शन स्टार्ट की, आपने पहली फिल्म अपनी बनाई, दूसरी फिल्म बनाई, उस ज़माने में बनाई जब पंजाबी फिल्मों का दौरा था। आपने अपने ऊपर भरोसा करके उर्दू फिल्मों में लोगों को कन्वर्ट किया और फिर आपने एक वो दौर शुरू कर दिया। जी। अच्छा, आप हम देखते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसने एक और ही चेंज कर दिया फिल्मों में आके जवानी में, अब वो जब बुढ़ापे में है, जो कि अपेरेंटली आप बुढ़ापे में नहीं लगते हमें, तो डिजिटल दौर आया, ये वीडियो प्राइम का दौर आया, नेटफ्लिक्स का दौर आया। अब मेरा ख्याल है सैयद नूर जो है वो रोल प्ले नहीं कर पा रहा, इसकी क्या वजह है? नहीं, रोल तो मैं प्ले कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह, लेकिन अब फिल्म देखने वाले नहीं हैं। नहीं, फिल्म देखने वाले तो अभी भी मेरा नहीं देखें। मैं आपको बताता हूँ, मेरा ख्याल है अब हर बंदा, जितने लोगों को मैं जानता हूँ इंक्लूडिंग मी, वो रोज़ रात को सोने से पहले 1-2 घंटे नेटफ्लिक्स को देखेगा। सिनेमा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन सिनेमा में अगर कोई अच्छी मूवी का पता चलेगा ना, ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। मौला जट विज़ा विज़ जो आपने अभी मूवी फ्लॉप कराई, मतलब उसकी मैं रीज़न मैं आपको बताऊँगा, पहले पूछूंगा फिर बताऊँगा। मेरी फिल्म जो फ्लॉप हुई है, वो भी ये जो लास्ट तेरे बाजदी राखी। हाँ जी। उसकी रीज़न अभी चलिए अभी डिस्कस कर लेते हो। आपके ख्याल से उसकी बेसिक रीज़न क्या है? प्रमोशन। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए, जब आई मौला जट हम देखने गए, बड़ा ज़्यादा हाइप थी, अच्छी मूवी है, हम उसको प्रमोट इसलिए करेंगे, पाकिस्तान ने अच्छा काम करने की कोशिश की, वो आज का सिनेमा है सर। लेकिन वहाँ पे ना मुझे डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं उसको ये कह सकता हूँ कि मायरा खान शायद आउट ऑफ प्लेस थी। वो इस टाइप के थोड़े से प्लस माइनस थे, उसमें अभी डिटेल में नहीं जाता। हाँ, लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया लशारी साहब ने कि ऐसे एक्टर्स ले लिए जो सूट नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये उनकी खुशनसीबी है या उनकी पावर है कि वो बचा गए। नहीं, मुझे लगता है कि अरबों का जो उसका बिजनेस है ना, उसका बेसिक जो रीज़न था वो ये था कि उसकी एक्सेसिव मार्केटिंग थी। आप देखते थे मोटरवे पे हर जगह पे मौला जट आ रही है, मौला जट ये है, मौला जट वो है। नहीं, असल जो उसकी प्रमोशन है ना, वो पुरानी मौला जट है। स्टैब्लिश नाम, ओए मौला जट दोबारा बन रही है, ये क्या बनाएंगे मौला जट, आज के बच्चे क्या बनाएंगे? ऐसे ही जैसे देवदास, संजय लीला बंसाली क्या बनाएगा, उसने उसे लार्ज स्केल पे ले गया उसको। ये सेम फॉर्मूला इधर मौला जट पे आया है। अब मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस तरह से करूँगा, बिल्कुल करें कि अब मैं जैसे हम आपको पता है मैथ्स कम्युनिकेशन में हमने नासिर अदीब साहब को भी क्लासेस दी, वो आते थे उधर पढ़ाते थे लोगों को, लेकिन उनको उस तरह से लोग नहीं जानते थे। लशारी साहब ने मौला जट और
उसके राइटर को एक दफ़ा जगा दिया, दोबारा से दुनिया से मुतारिफ़ करा दिया। लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि मेरा ये ख्याल है कि अब जो है किसी भी चीज़ को, ये खाली फ़िल्मों की बात नहीं है, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग का रोल है। ऑफ कोर्स। और मेरा ख्याल है कि ये जो आपकी टिकटॉक वाली जो हीरोइन की जो मूवी फ्लॉप हुई है, इसकी बेसिक रीज़न ये है कि शायद आप लोगों ने समझा कि हमने एक बहुत टिकटॉक का बड़ा नाम उठा लिया है तो हमें प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि प्रमोशन का बड़ा रोल है। गलती हुई है उसमें। और लेकिन जहाँ तक उसके काम का ताल्लुक है, जन्नत का बड़ा अच्छा उस बच्ची ने काम किया। देखें, फिल्म बुरी उस वक्त होती है जब 500 लोग बैठे हैं और 300 लोग उठ के चले जाते हैं। यार क्या बकवास है। अब आए ही नहीं लोग देखने के लिए, तो बुरा अच्छा तो सवाल ही मैं पैदा आपको नहीं एक होता। एग्जांपल देता हूँ फिर प्रमोशन की, कि अपना नेटफ्लिक्स पे एक मूवी, एक सीज़न है स्ट्री, इसका सीज़न 2 आया है। पहले पहले हमने कहीं पे देखा, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ पे है। अगर ये कहीं पे भी लगी होगी हम जाके देखेंगे। टू बी ऑनेस्ट, अगर हमें पता हो पाकिस्तानियों को कि एक नई मूवी आ रही है जिसमें एक नया टैलेंट को मौका दिया गया है, हमें नहीं पता था कि एक नई मूवी आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, हमें नहीं पता था। ये तो थोड़े अरसे पहले पता चला है कि यार जन्नत मिर्ज़ा की मूवी फ्लॉप हो गई है, हमें पता ही नहीं है कि उसकी कोई मूवी आई है, हम तक ये बात पहुंची ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी आजकल जो फिल्मों को मेरा जिंदा करने में जो सबसे अहम रोल प्ले करेगी वो है लोगों तक उस बात का पहुंच जाना कि ये मूवी मार्केट में आ गई है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अब प्रमोशन के तरीके नए नए आ गए हैं। लेकिन जिस फिल्म गोर की मैं बात कर रहा हूँ वो मासीज है। मासीज को दूर कर दिया गया है सिनेमा से, मल्टीप्लेक्सेस से। वो एंटर ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? 1200 रुपये की टिकट। हाँ तो मासीज 35 रुपये की टिकट से नहीं, बिल्कुल। अब आप 35 रुपये की जब टिकट की बात करते हैं ना, आप 20 साल पुराने दौर की बात करते हैं। बिल्कुल। उस वक्त 35 रुपये आज के नहीं, 1200 रुपये के नहीं इक्वल नहीं, है। आप 100 रुपये लगा लें, 200 रुपये लगा लें, नहीं। नहीं जाते लोग। मुझे मुझे मेरे मैं बताता हूँ आपको, वो कहते हैं जी हम अफोर्ड ही नहीं करते, हम कैसे जाएं। ये मैंने पूरा सर्वे किया है। अच्छा। इसीलिए मैं इस हक में आया हूँ कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा रिवाइव होना चाहिए। सिंगल स्क्रीन सिनेमा मल्टीप्लेक्स के पैरेलली, जहाँ 200-300 रुपये टिकट हो। आप एक फैमिली को लेके जाते हैं सर, पहले ही आपके पास बिलों के बोझ हैं, फीस के बोझ हैं, ग्रॉसरी के बोझ हैं। अब आप 6 आदमी हैं फैमिली के, 6 आदमी जब जाते हैं तो कितने, आपको पता, 10,000 रुपये चाहिए। कौन खर्च करेगा लेकिन 10,000? लेकिन लेकिन आप बेहतर समझा सकते हैं कि जब 3500 रुपये वाला दौर था, उस वक्त लोगों की तनख्वाहें भी तो 2000 रुपया होती थी। अब तो मिनिमम तनख्वाह भी जो जो एक मिडिल क्लास है वो 6 फिगर्स में जा रहा है, 6 डिजिट्स में वो जा रहा है। जो मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा नहीं हूँ, मैं सर, क्योंकि आज भी गरीब। 15,000 20,000 तनख्वाह है। 15,000-20,000 में घर तो नहीं चलते। अच्छा, लेकिन और अगर फिल्म, और फिल्म देखें, एक बात, सॉरी आई एम कटिंग यू, फिल्म देखने वो शख्स जाएगा जिसके बिल पेड होंगे, बच्चों की फ़ीस पेड होगी, घर में ग्रॉसरी होगी, और उसके पास फालतू पैसे होंगे कि यार ये पैसे बचे हुए हैं, क्या करें, चलो ये फिल्म देखते हैं। आपके पास पैसे ही नहीं है, खर्च करके भी आपके सर पे जो लोन है, आपके सर पे एक बोझ है, आपका मिजाज ही चिड़चिड़ा है, आप कैसे जाएंगे फिल्म देखने? यू कांट। अच्छा, अब ठीक है, अब इसका अगर हम ऑल्टरनेटिव लेके आते हैं, नेटफ्लिक्स टाइप कोई पाकिस्तानी हम कोई मीडियम बना सकते हैं। हमें इतनी सलाहियत है कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसका कोई लेट सपोज 500 या 1000 रुपया पर मंथ हम कटवा रहे हो, और वो हमें एक क्वालिटी मूवीज़ या कंटेंट हमें वहाँ से मिल रहा हो। क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? नहीं है ना, लोग अभी ये चल रहा है, 100 रुपये में देख रहे हैं बच्चे और ड्राइवर लोग और मासिस। 100 रुपये का वो लोड कराते हैं और यूट्यूब पे तमाम फिल्म्स पड़ी हैं पुरानी, वही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं। वो जी चूड़ियाँ मैं फिर देखी है जी, मैं एनिवर्सरी देख ली है, मैं ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। उनके देखें, ये जो आप नेटफ्लिक्स की बात करते हैं ना, ये बहुत चीदा चीदा लोग हैं सर। और ये जो मल्टीप्लेक्स में जाते हैं ये भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो जो जाते हैं वहाँ पे और उसके एक 3 शो के बाद, 10 शो के बाद ख़त्म हो जाते हैं लोग, आगे नहीं है। अब यहाँ क्या था, मैं 35 रुपये का इसलिए कहा कि जब चूड़ियाँ रिलीज़ हुई है
तो 35 रुपये की टिकट थी, और 35 रुपये की टिकट के साथ उसने 40 करोड़ का बिजनेस किया था, 40 करोड़ का। आज यहाँ मल्टीप्लेक्स में 1200 रुपये की टिकट के साथ 40 करोड़ नहीं हो रहा। वो क्यों 40 करोड़ हुआ था? पूरी पूरी फैमिली आ रही थी, बार बार आ रही थी, दूसरी फैमिली को लेके आ रहे थे, अफोर्ड करते थे। बेशक तनख्वाहें अब उस लेवल पे नहीं हैं, आगे बढ़ गई हैं, तो अफोर्ड नहीं हो रहा ना। जब अफोर्ड करें, तफरीह बाय चॉइस है ना ये सिनेमा। आपका माइंड क्लियर है, आप इजी हैं। इस टेंशन में मैं जो कह रहा हूँ ना, देखने वाले नहीं है, तो इसीलिए नहीं है। सर कुछ आसूदा लोग हैं आप जैसे, जो आज भी सिनेमा जा रहे हैं, नहीं जा रहे। इतनी इतनी बड़ी बड़ी फिल्म, अभी वो एक फिल्म लगी थी जिसमें वो सीजी वर्क बहुत ज़्यादा था, कहते जी बड़ा पैसा लगा हुआ है, चली नहीं। मौला जट इसलिए चली है कि एक तो उसका मेकर अच्छा था, दूसरा मौला जट की हाइप उसके साथ थी, पहले मौला जट की पहचान थी, कंपैरिजन में आ गई थी। जिसने नहीं भी देखनी उसने कहा यार इसको देखो तो सही, देखने उसने मगर नहीं जी पहली मौला जट अच्छी थी। एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान में टिकटें जो है वो ब्लैक हो रही थी। हाँ जी, पहली मौला जट अच्छी थी। कुछ ने कहा जी नहीं जी ये मौला जट अच्छी है, और मैं भी यही कहता हूँ कि ये मौला जट अच्छी है, इसलिए कि उसमें आज का सिनेमा था। नहीं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हुई है उस मूवी से। रिवाइव एक फिल्म से नहीं हो सकती हाँ, सर, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने वैसे। हाँ एक फिल्म से नहीं हो सकता। ये तवातुर से हाँ फिल्में कामयाब होंगी, सिनेमा लोग जाना शुरू कर। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ फेस्टिवल्स हों, बाहर से फिल्में मंगवाई जाएं, बाहर से लोग आएँ, यहाँ एक कल्चर डेवलप हो फिल्म का, टिकट को सस्ता किया जाए, और लोगों के ज़हन में फिर फिल्म की अहमियत बढ़े। अभी तो फिल्म को फेंक दिया उन्होंने, ओ नहीं जी नहीं, हमने नहीं जाना सर। अच्छा, इंडियन फिल्मों को हमारे सिनेमा में जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपका क्या ख्याल? अब मिलनी चाहिए। पहले मैं ख़िलाफ़ था बहुत, और मैं नहीं चाहता था। अब मैं क्यों चाहता हूँ? मैं इसलिए चाहता हूँ सर, इंडियन फिल्म चल रही थी ना, तो लोग ऐसे आ रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे थे इंडियन फिल्म देखने के लिए। साथ में पाकिस्तानी फिल्में भी चल रही थी पैरेलली, जवानी दीवानी चल रही थी, पंजाब नहीं जाऊंगी चल रही थी, उधर पंजाब उनकी इंडियन फिल्म चल रही है। तो एक कल्चर, एक माहौल बन गया था। जैसे ही इंडियन फिल्म ख़त्म हुई है, लोगों ने आने छोड़ दिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडियन फिल्म चलें, मुकाबला हो, हम भी बनाएं, और इस मुकाबलेबाजी में शायद कुछ बेहतर हो जाए। अब आपने पंजाब नहीं जाऊंगी का जिक्र किया, तो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने एक अरसा फिल्म इंडस्ट्री में आपका गुजरा है, आपके ख्याल से एक फ़िल्म को कामयाब बनाने के लिए एक अगर फैक्टर की बात करें तो वो लिखारी है, डायरेक्टर है, या अंदर जो एक्टर्स हैं वो है? डायरेक्टर है। देखें डायरेक्टर क्यों है? डायरेक्टर वो शख्स है, इन्होंने डायरेक्टर की अहमियत ख़त्म कर दी है। डायरेक्टर वो शख्स है जिसने राइटर से काम लेना है, राइटर को समझाना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये स्क्रीन प्ले चाहिए। उसने कैमरामैन को समझाना है कि मुझे ये सोर्स लाइट चाहिए, मुझे इस किस्म की लाइट चाहिए। एडिटर को समझाना है कि मैंने ये जो शॉट्स लिए यहाँ से काटना है तुम्हें। ऐसे रहे नहीं है, इसलिए नहीं रहे कि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। अभी मैं देखता हूँ कि आज का डायरेक्टर वो उसके बैठा हुआ है, टीवी के आगे बैठा हुआ है, तो कैमरामैन ही शॉट बना रहा है, और वो कह रहा है हाँ जी ठीक है, वो कह रहे जी ठीक है। फिल्म जो है ये सर डायरेक्टर का मीडियम है, जो टेलीविज़न है वो राइटर का मीडियम है। डायरेक्टर जो है फिल्म का, मैं बताऊँ, वो चीज़ उसको कंसीव करनी चाहिए या लेके आनी चाहिए जो लार्जर देन लाइफ है फिल्म के हवाले से, जो ऑडियंस नहीं सोच सकती वो फिल्म है। उसकी ये हुई, जब ये हुई आता तो क्लैप आती है। बिल्कुल ऐसे ही। और टीवी जो है वो जो आम बात है वो उस पर चलता है।
कुछ 10-15 साल पहले जब हमारे पास फिल्में भी बन रही थी प्रॉपर, तो उस वक्त ये समझा जाता था कि जो फिल्म के लोग हैं ये कंपैरेटिवली सुपीरियर है ड्रामा के लोगों से। यानी उसको हम बड़ी स्क्रीन कैसे कहते थे, उसको छोटी स्क्रीन कहते थे। अच्छा, अब ये शायद उल्टा होता जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात अच्छा, आपको लगता है कि अभी भी वैसे ही चल रहा है नहीं। काम? ऑफ कोर्स, क्योंकि ज़्यादा सिनेमा इज अ अल्टीमेट मीडियम। ओके अल्टीमेट, हाँ, ये टीवी ड्रामा जो है आज भी जो है वो स्टैटिक मीडियम है। 3 कैमरे लगे हुए, 4 कैमरे लगे हुए, या नहीं भी लगे हुए तो फिक्स पड़े हुए कैमरा, वो बोल रहा है पूरा, वो बोल रहा है उसको। मूवी जो है, फिल्म जो है, वो मूवमेंट मांगती है स्क्रीन पर। कैमरा मूव कर रहा है ऑल द टाइम, या एक्टर मूव कर रहा है, स्क्रीन पे आपको एक मूवमेंट नज़र आती है। तो आज भी जो फिल्म है वो अल्टीमेट है, सिनेमा अल्टीमेट है। आपका क्या ख्याल है, ये जो एक्टर्स हैं, क्या ये स्विच हो सकते हैं? जो फिल्म वाला एक्टर है वो टीवी पे अच्छा काम कर सकता है, या टीवी वाला एक्टर जो है ये फिल्म पे अच्छा काम कर सकता है? बिल्कुल, एक्टर एक्टर है सर, वो कहीं भी काम कर सकता है। ये अजीब सा बनाया ये टीवी वाला। पहले नहीं होता था ना, पहले जो फिल्म में काम करता था वो नहीं आता था टीवी पे, हमने नहीं देखा था। अब आते हैं। हाँ, अब आते हैं, इसलिए कि तब उनकी ख्वाहिश होती थी टीवी एक्टर्स की कि हम कि हम फिल्म में पहुंचे। जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज भी अब अदर वे अराउंड ये तो माने कि अब जो फिल्मों वाले लोग हैं वो खुश होते हैं कि यार हमें पूरा सीरियल मिल गया, हम इधर काम करें, को 4 पैसे आएंगे, घर बैठने से बेहतर है। हाँ, पहले पैसे नहीं थे ना, पहले पैशन था। हर बंदे का एक पैशन था, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो एक्टर है। मैंने एक्टर्स को ऐसे भी देखा है, बड़े बड़े एक्टर जिनका बड़ा नाम है, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, हबीब साहब, आगा तारिक साहब, ये जो वक्त पे आते थे, गेटअप करके बैठे हुए हैं, गर्मी शदीद, ना कोई एसी है ना कोई कुछ है, और अपने काम में वो मगन है। आज एक्टर बाद में आता है, पहले उसका सेक्रेटरी आगे कहते हैं जिस साहब ने जाना है वो आए, तो हालांकि वो 2 घंटे 3 घंटे लेट होता है, वो सेक्रेटरी आगे कहता है जी उनको जल्दी जाना है। पहले 10 बजे एक्टर रेडी होकर सेट पे आ जाता था, सर आई एम रेडी। 6 बजे तक वो नहीं बोलेगा, बैठा हुआ है, उसकी बारी आई है या नहीं आई है। 6 बजे कहेगा सर मेरे लिए क्या हुक्म है, डट के तो जाए। तो बहुत फ़र्क आ गया है। वो इसलिए भी फ़र्क आ गया कि आज तो मैंने सुना जी एक्टर या एक्ट्रेस कहते जी वैनिटी वैन होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, हेयर स्टाइलिस्ट होना चाहिए, मेकअप वाला अलग होना चाहिए, मेरा बैग उठाने वाला अलग होना चाहिए, शीशा दिखाने वाला अलग होना चाहिए। ये क्या मजाक है यार। इसीलिए तो ये 15-15 करोड़ की फिल्म बना लेते हैं। फिल्म 5 करोड़ से ज़्यादा बननी नहीं चाहिए हमारे मुल्क में। अच्छा चले, अगर हम इंडिया का और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें तो जो स्टार प्लस का टाइम था उस वक्त वो हमसे आगे थे, अब हम उनको ड्रामा इंडस्ट्री में बीट कर चुके हैं। इसकी क्या वजह है? हम फिल्म में क्यों नहीं इस तरह से कर सके? आई डोंट नो कि ड्रामा इंडस्ट्री में हम बीट कर चुके हैं क्या है। क्योंकि अब पहली बात तो ये है कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका मुल्क बहुत बड़ा है, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है। हमारा मुल्क छोटा है, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक बेचारा कोई प्रोड्यूसर आता है, कोई पैसे लेके वो कहता है जी मेरी फ़िल्म बना दें, तो वहाँ तो इतने इतने बड़े इदारे हैं जो फिल्म बना रहे हैं। नहीं, मैं यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो हमारा जो ड्रामा है, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन हमने अपने आप को गेज करने के लिए कोई ना कोई पैमाना तो रखना है ना। अब हमारे ड्रामा वालों को भी कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से भी, किसी इदारे की तरफ से भी। अपने लोग पैसे लगा रहे हैं, अपने अपने चैनल बना के ड्रामा को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, और हम फिल्मों को क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये चैनल पैसा दे रहा है। हाँ, तो चैनल प्राइवेट बंदा है ना। हाँ, नहीं, चैनल वो पैसा दे रहा है जिसने अपने चैनल पर ड्रामा चलाना है। अब कुछ चैनल ही ऐसे हैं जो चलाई ड्रामे रहे, वही ना। तो ऐसा कोई स्पॉन्सर या ऐसा कोई प्रोड्यूसर फिल्म को क्यों नहीं मिल पा रहा? जब तक मिलता था यही सेम पोजीशन थी, फिल्म की। फिल्म अनाउंस होती थी, पूरे सर्किट से, पूरे मुल्क से सिनेमा वाले आ जाते थे कि ये फिल्म हमारी हुई, ये एडवांस ले लें, उससे फिल्म बन जाती थी।
इतना पैसा जमा हो जाता था। तो जो आज जो चैनल वाला काम कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर करता था, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो गया, क्योंकि सर्किट में छोटे शहरों में सनमा ही नहीं रहा। तब ये कैफियत। अब इंडिपेंडेंटली एक बंदा आएगा, वो 10 करोड़ लेके 15 करोड़ कहाँ से लाएगा, और इतना रिस्की काम कि वो कहे 15 करोड़ वापस आना है कि नहीं आना, तो उसके किसी के पास इतना फालतू पैसे नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ हमारी 5 करोड़ से ऊपर फिल्म नहीं जानी चाहिए, और 5 करोड़ फिल्म इस तरह डिज़ाइन की जाए कि आपके फॉरेन कंट्रीज़ में भी कहीं कहीं जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ वो चले फिल्म। सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करें, कॉमेडी सब्जेक्ट बनाए, रोमांटिक सब्जेक्ट। एक चीज़ सर जो मैं कहे बगैर नहीं रह सकता हूँ, हमारी फिल्म से म्यूज़िक इन्होंने निकाल दिया है, जो रीढ़ की हड्डी है फिल्म की। गाने, खूबसूरत गाने, खूबसूरत आवाज़ें, खूबसूरत शायरी, खूबसूरत कॉम्पोजिशंस जो म्यूज़िक डायरेक्टर करते थे, वो ख़त्म हो गई है। अब तो कोई बीट चल रही है, पता नहीं क्या चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, रैप चल रहा है। तो ये जो गाने होते थे ये रिपीट वैल्यूज़ बनाते थे फिल्म की, बार बार आते थे लोग देखने के लिए, यार वो गाना बड़ा अच्छा है। कई फिल्में लोगों को गानों की वजह से याद है। ऑफ कोर्स इंडिया की मूवीज हमें गानों की वजह से अभी भी उसी तरह से जैसे हम लोग पुरानी। तो अब हमने ज़बू हाली का जिक्र तो किया फिल्म इंडस्ट्री का, जो हमने डिस्कस कर ली, इसके अलावा आपका क्या ख्याल है कि और क्या वजह हो सकती है जिससे हमारी इंडस्ट्री थोड़ा पीछे गई? सर एक तो हमारे यहाँ कल्चर डेवलप होना चाहिए, कोई इदारा बनना चाहिए जो एक ब्रिज का काम करे, जो दुनिया जहाँ फिल्म बनती है उनको इनवाइट करें कि हमारे यहाँ सस्ती फिल्म बन सकती है, आएँ, हमारे पास टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास एक्टर्स हैं, यहाँ आपको अच्छी फिल्म बनाए। वो आएंगे, हमारे लोग काम करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। अब मनीला जैसी जगह है या बैंकॉक जैसी जगह है, जब हम जाते हैं वहाँ शूटिंग करने के लिए, तो वो सारे चक नॉरिस की फिल्मों जब वहाँ बनती थी तो वो ट्रेंड करके चले गए हैं लोगों को। अब फाइटर भी ट्रेंड है, लाइटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा वो संभाल लेते हैं, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो सेल्फ मेड हैं सब, किसी ने उनको सिखाया नहीं। उस्ताद लोग भी चले गए, इस दुनिया से ही चले गए। अब एक और जो बात है, 2-3 लाइटों की गेम रह गई है। पहले 100 लाइट सेट पे लगती थी सर, सुबह आता था कैमरामैन, लाइटिंग शुरू करता था, 12 बजे 1 बजे जाके शॉट रेडी होता था। तो अभी तो वो डिजिटल कैमरे और डिजिटल लाइट्स और एक क्लिक, बस दैट्स इट, क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब एक बड़ा ट्रेंड देखा जाता है कि जो हमारा एक्टर जो है वो इंडिया से होके आ जाता है वो बहुत बड़ा एक्टर समझा जाता है। इसकी क्या वजह है? एक्टर का कोई कसूर नहीं है, हमारे लोगों का कसूर है जो इंडिया से आए हुई चीज़ को। अब देखें ना, आपने भी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आप तकाबुल कर रहे हैं इंडिया के साथ हमारा, और ये भी कह रहे हैं कि एक्टर वहाँ से आ जाए तो क्या हो। क्यों आए? हाँ, वहाँ जाए, अपनी धाक बिठाए, यहाँ आए पाकिस्तान को सर्व करे, यहाँ आए पाकिस्तान को सर्व करे। देखो मैं वहाँ धाक बिठा आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आए अपनी फिल्म इंडस्ट्री को उठाएं। लेकिन कोई नहीं कर रहा, करते ही नहीं, फिल्म ही नहीं करते, घर में बैठे हुए बस कि इंडिया में करेंगे। शान कैसे एक्टर है? बेहतरीन एक्टर है, आप बड़ी तारीफ करते हैं वो है, लेकिन अब उनको क्यों नहीं लोग कास्ट कर रहे उस तरह से? आई डोंट नो, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये हमारे एक्टर मसलन शान है, मोहम्मद राना है, बाबर अली है, अरबाज खान है, सऊद है, ये सीजनड एक्टर्स हैं, रैम्बो इवन, ये सारे जो एक्टर हैं ये बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। मैंने तो इनके साथ काम किया है, मुझे पता है इनको सिर्फ इशारा चाहिए, डायलॉग दे के, मूव दे के। देखें एक्टर का क्या काम है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वजह कि डायरेक्टर जब आता है तो वो एक शॉट बनाता है। शॉट बनाता क्या है कि ये कैमरा है, एक्टर वो है, आपने चल के यहाँ तक आना है साइलेंट, यहाँ आपने ये 2 डायलॉग बोलने हैं,
उसके बाद फिर आपने चल के आके यहाँ बैठना है और आपने देखना है सामने वाले एक्टर को, वो अपना डायलॉग बोलेगा, उसको रिएक्ट करना है आपने, रिएक्ट करके आपने फिर उसी जगह जाना है, फिर उसी जगह जाके आपने अपने आप को टर्न कर लेना है। अब एक्टर यहाँ वो चाहिए जिसको अपना डायलॉग भी याद हो, अपनी मूव भी याद हो, अपना एक्सप्रेशन भी याद हो, सामने वाले एक्टर का क्यू भी याद हो। तो यहाँ ये सिस्टम है ही नहीं है। यहाँ फिक्स बैठे हुए हैं, प्रॉम्प्टिंग हो रही है या वो बोले जा रहा है, उसके बाद दूसरा एक्टर की बारी आती है, वो बोले जा रहा है। स्क्रीन पे आपको स्टैटिक मिलेगा सब, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि जी ये ड्रामा टाइप फिल्में हैं। क्यों कहा? कि मूवमेंट नहीं थी उस फिल्म में, मूवमेंट नहीं थी, ट्रीटमेंट नहीं था मेकिंग में, डायरेक्टर की मेकिंग में। खूबसूरती पैदा करते हैं ना डायरेक्टर, शॉट्स क्यों चेंज होते हैं? खूबसूरती पैदा की जाती है, एंगल्स चेंज होते हैं, तो उससे एक खूबसूरती पैदा होती है। तो आँख जो है वो, उसको मज़ा आता है आँख को, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती। अगर एक ही जगह कैमरा फिक्स है और एक्टर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो आँख भी थक जाती है, यार बस करो क्या। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपका एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें फिर मैं शान साहब की बात करूंगा। आप थोड़ा उनकी तारीफ में जज्बाती नहीं हो जाते? मतलब मैंने बाकायदा, आपने ये भी एक जगह पे कहा कि अगर हम कंपेयर करें, फिर हम इंडिया पे जाने लगे, शाहरुख खान को और शान को, तो शान के आगे शाहरुख खान खड़ा भी नहीं हो सकता। देखो, अच्छा, ये बड़ी हमारे लिए खुश आइंद बात है कि पाकिस्तानी एक एक्टर है, लेकिन क्या वजह है कि शाहरुख खान जो है उसको दुनिया जानती है, और हमारा जो शान है वो अपनी तमाम खूबियों के बावजूद पाकिस्तान में मौला जट में भी रोल नहीं प्ले कर सका, जो जिसको बनाने वाले बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और जिनको कम अज़ कम शान को, और शान बना भी ऐसे शान मौला जट में तो नहीं था, नहीं होना चाहिए था ना। मेरा मतलब उन्होंने डायरेक्टर मैं ने यही लिए, कह रहा लेकिन हूँ। वो करता तो बहुत अच्छा करता, मेरा भी ये ख्याल है। लेकिन फिर क्या वजह है कि हम एक बंदे को इतना हाई रेट कर रहे हैं, हम सारे यूनानिमस कह रहे हैं, लेकिन हम उसको शाहरुख खान से भी बेहतर कह रहे हैं। अब शाहरुख खान को पूरी दुनिया जानती है, एक मुल्क ने उसको अपना एम्बेसडर बना दिया है। हमारा शान बेचारा जो है वो कभी दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, फिर आप वापस लाते हैं, लेकिन वो बात नहीं। देखिए, इंडिया ने शाहरुख खान को एम्बेसडर बनाया, हमारे जहाँ का भी है, हमारे मुल्क में शान को कभी परेड पे नहीं बुलाते हैं। नहीं, वजह क्या, मैं यही पूछना चाहता हूँ। ये हमारे यहाँ कदर नहीं है सर, बेकदरे लोग हैं। नहीं, अभी हमारे वो जिसने नेज़ा फेंका है उसको तो हम उसकी कदर कर रहे हैं, लोगों की कदर करते हैं हम, इनकी क्यों नहीं कर रहे? बदनसीब है फिल्म, बदनसीब है ये फ़नकार, बदनसीब है फ़नकारों की ये दुनिया। इसको लोग मुख्तलिफ़ अलकाब से नवाजते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, मैं किसी चैनल पे था, एक टॉक शो में, और मेरे सामने एक खातून आके बैठी, मुझे देखते ही मुझ पे बरस पड़ी वो। गौर से सुनिएगा। कहती, सैयद नूर, तुम फिल्में बनाते हो, बाज़ार से लड़कियां लेके आते हो, ना उनको तमीज़ है बोलने की, ना उनके पास एजुकेशन है, ना कुछ है, कहाँ से गधे घोड़े लेके आ जाते हो तुमको पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते, तुमको अच्छे घरों के लोग नहीं मिलते। मुझे पसीना आ गया सर। मैंने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम, मैंने अभी भी फैसला कर लिया कि मैं कभी उन लोगों को नहीं लूँगा, मैं आपकी बेटी को लूँगा हीरोइन, जो पढ़ी लिखी भी है, ख़ानदानी भी है। क्या ख्याल है आपका? शट अप, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो आप कहते हैं, अच्छे घर की लड़की लाएं, पढ़ी लिखी लड़की लाएं। वो ब्रेक करा दी उन्होंने। ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा, आपने क्या कह दिया? आपने कहा अच्छे घरों की लड़कियां लाएं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पे। आपके साथ तस्वीर बना लेंगे, लेकिन आपको अच्छा नहीं कहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री को आज तक किसी ने अच्छा नहीं कहा। तो इस तरह कैसे वो मुकाम मिल सकता है जो शाहरुख को अगले बुत लगा देते हैं रजनीकांत के, उसकी इबादत कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ये बुत लगे हैं, जेल लगे, लेकिन कम से कम इज्जत तो देना। इसी तरह जीवा में आपने बाबर अली को कास्ट किया, कैसे किया और क्यों किया? देखिए, मैं ये एम लेके निकला था कि मुझे नए लोगों के साथ काम करना, और
मैं ढूंढ रहा था नया लड़का। रेशम मुझे मिली थी एक अवार्ड शो में, जहाँ उसने मुझे कहा जी मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा कौन नहीं कर सकता, मैं ज़रूर कराऊँगा आपसे। मैं भूल भाल गया, फिर उन्होंने रब्ता किया मुझसे, फिर मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो मैंने वो एक फ़िल्म प्लान की थी संगम, जिसमें मैं उसको लिया था, उसको और सना को, उन दोनों को। सना डॉक्टर का रोल कर रही थी, ये सिंगर का रोल कर रही थी, और मरीज़ का रोल कर रहा था। बीच में वो जीवा आ गई, जीवा को भी मैंने उसको कर लिया। जीवा पहले रिलीज़ हो गई। अच्छा, बात हो रही थी बाबर अली को कैसे लिया। हाँ, तो वो मैं ढूंढ रहा था, इसको कर लिया था। मेरे हमारे एक बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं चौधरी अजमल साहब, उन्होंने कहीं मेरे प्रोड्यूसर से कहा कि जी ऐसे एक लड़का है, मैंने देखा है, वो उसको आप ट्राई करें, देखें, बुला के सैयद नूर को दिखा दें तो कर लें उसको, अच्छा है वो जो ढूंढ रहे हैं आप नया लड़का। मैंने कहा जी बुलाएं। ये कराची से आया था। अच्छा, he was not Lahori. लाहौर में नहीं थे। Okay. ही केम फ्रॉम कराची। सूट पहना हुआ नीले रंग का, बड़ी सी टाई लगाई हुई, पसीने में, गर्मी। और मैंने कहा पहले कोट उतारो यार, तो मुझे वहशत हो रही। इतना मासूम प्यारा सा बेबी, और इतना अच्छा लग रहा था, लंबे लंबे बाल, कभी देखे नहीं थे किसी हीरो के, किसी ऐसे, वो एक डिफरेंट था। मैंने कहा जी मेरा ऑडिशन ले ले। मैंने कहा कोई ऑडिशन नहीं है, ऑडिशन तो उनके लिए जाते हैं जिन पे शक हो, तुम पे यकीन है कि तुम अच्छे हीरो बनोगे। एंड ही प्रूव्ड। इस तरह उसको मैंने जितने भी लोग लिए हैं ऐसे लिए हैं। ये मोहम्मद राना, इसने कोई थोड़ा किया था किसी का, जान मोहम्मद साहब का या किसी का, तो वो कोई ऐसी प्रोमिनेंट नहीं हुए। तो इनके वालिद, मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ उनका, शफकत राना साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार मैं तेनों मिलना है। मैं कहा जी ज़रूर। मैं एक फिल्म की चोर मचाए शोर, एक कॉमेडी फिल्म थी, मैं उसकी शूटिंग कर रहा था। सारे एक्टर वहाँ मौजूद थे, ये बाबर, साउथ, रैम्बो, रीमा, साहिबा, ये सब लोग वहाँ। मेहंदी का कोई फंक्शन था, तुझे आया यार मेरा बेटा है मोहम्मद राना। मैंने इसका कुछ नहीं देखा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। टॉल, स्लिम, स्मार्ट, स्माइल बड़ी अच्छी, बाल बड़े अच्छे माथे पे गिर रहे हैं। मैंने कहा ये ओके। इसी तरह मैंने की वो दीवाना तेरे प्यार के में। देखें क्या बड़ी फिल्म थी, और क्या बिल्कुल क्या इसने काम किया था मोहम्मद राना ने, अमेजिंग। तो डायरेक्टर के पास आई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखें यार ये पानी है, नया एक्टर, आपने जिस बर्तन में डालना है वो शक्ल इख्तियार कर लें। आपके पास बर्तन खूबसूरत होना चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, आपने काफ़ी लंबे बाल थे बाबर अली के, और ऐसा हीरो पहले नहीं नहीं देखा था। अच्छा, आपने एक वो उसको चांस दिया, अच्छा वो ठीक रहा, चल गया। दाढ़ी से क्या मसला है? आपने एक जगह पे कहा जी कि जो बंदा, जो एक्टर फैशनी दाढ़ी रख के आया होता है, उसको मैं मोल्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो हम बालों को तो कर रहे हैं, तो दाढ़ी को भी कर सकते हैं, क्या मसला? नहीं, बालों को देखें, बाल बांधे भी जा सकते हैं, दाढ़ी मुड़ाई नहीं जा सकती। मैंने कोई गेटअप देना है आपको, मैं कैसे दूंगा? आपकी मूछें फिक्स हैं, दाढ़ी फिक्स है, बाल भी तो फिक्स है। नहीं बाल फिक्स हैं, बालों को तो छुपाया भी जा सकता है, मुंह चेहरे को तो नहीं छुपा सकते आप। बालों को आप बांध भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बाल खूबसूरती है। मिसाल के तौर पे लंबे बालों वाला हीरो है, ठीक है, अब मैंने मौलवी का रोल देना है तो लंबे बाल मौलवी के भी हैं, मैं दाढ़ी लगाऊंगा, उसको मौलवी बना दूंगा ना। बालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाल खूबसूरत होने चाहिए। बाल आपकी पर्सनालिटी को एक अहम हिस्सा है। अच्छा, फिर इसी तरह आपने मरियम औरंगज़ेब की तारीफ़ की कि उन्होंने अच्छा वो किया, लेकिन फिर आपने अता तारड़ की साथ में दाढ़ी की वजह से कह दिया कि क्योंकि वो शायद मजहबी हैं, जो कि अपेरेंटली नहीं है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। और एक ही जमात है। आपको लगता है कि, मेरा ख्याल है अगर आप परस्यू करें तो
अब तो अज़मा बुखारी है ना उनके, या अगर अता ताड़र को भी परस्यू करें अभी देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, ये फिल्म से लव करती थी, आर्ट एक्टर से, इन लोगों से बहुत मैं इनका। खुद भी कोई एक्टिंग की है इन्होंने कुछ अर्सा, नहीं नहीं अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा ऐसे ही ऐसा देखा मैंने। नहीं, मैंने बहुत रिगार्ड, तो उन्होंने बहुत फेवर की फिल्म इंडस्ट्री की, टेलीविज़न की, फिर फिल्म पॉलिसी बनाई, हम सब उसमें शामिल थे। उसको इम्प्लीमेंट कराने का वक्त आया तो उनकी गवर्नमेंट चली गई, फिर दोबारा आए तो उनको वो मिनिस्ट्री नहीं मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह भट्टू साहब ने एक काम किया था फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, एक एहसान किया था, नेफडेक बनाया था, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो बाद में तोड़ दिया, वो इदारा ख़त्म हो गया। तो अभी ये बना डालती, कोशिश कर भी रही थी कुछ और आ जाए, ऐसा कोई इदारा बना दे, कोई फिल्म का सीनियर बंदा लाइक नदीम साहब या कुछ और, उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो फिल्म का है उसका वो कर दें, तो कुछ कुछ गवर्नमेंट के लोग दे दें जो दुनिया से रब्ता करें, लोगों को इनवाइट करें। देखें ये ईरान में क्या हुआ, इमाम ख़मीनी ने फराबी बना के दिया फिल्म वालों को, बिल्कुल फराबी, हाँ। फराबी बना के दिया, और उस फराबी ने मजीद मजीदी जैसे डायरेक्टर पैदा किए। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ तो घुटे हुए लोग हैं सब, हम फिल्म वाले घुटे हुए लोग हैं कि घर रोटी लेके जाएंगे कि नहीं, फिल्म हमसे छिन जाएगी या हम बना लेंगे। बड़े हम हमारा मुकाबला ना किया करें, हम जंगल का खुदरो पौधा है, बारिश हो गई तो फल फूल लिया, नहीं हुए तो मुरझा गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, जैसे बाबर अली आपने देख के आपको लगा कि हाँ ये एक्टर है, इसको हम चलाते हैं। अब जो आपने रिसेंट फिल्म में टिकटॉक स्टार को लिया, आपको लगता था कि वो एक्टिंग ठीक कर पाएंगे? यस, बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, क्योंकि मैंने उनके टिकटॉक जो देखे थे, जिस तरह वो सिंग करती थी ना, लिप से। हाँ लिप सिंग करती थी वो गाने को, जन्नत, तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत था। तो खूबसूरत भी थी माशाल्लाह। मैंने एक बात की थी जो लोगों की समझ में नहीं आई, मैंने बात ये की थी कि उस लड़की ने मेहनत की, सारा कुछ किया, लेकिन वो चाहत नहीं रखती थी कि मैं और फिल्में करूं, इसलिए कि ऑलरेडी उसके पास वो मुकाम था जो कामयाब होने के बाद किसी एक्ट्रेस को मिलता है या किसी और को मिलता है। वो पॉपुलैरिटी उसके पास ऑलरेडी थी, तो लिहाजा वो उसने मेरी फिल्म तो कर ली, लेकिन उसका ये बिल्कुल नहीं था कि मैं और फिल्में और डायरेक्टर्स की करूं और ये करूं वो करी। वो मुतमिन थी अपनी उस कारकर्दगी से। आप तकरीबन अपने हर मीडिया टॉक पे तकरीबन अपने उस्ताद का जिक्र ज़रूर करते हैं, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा। जी, क्या सैयद नूर ने भी कोई सैयद नूर रखा हुआ है जिसको वो सिखा रहा है या नहीं? सर कोई भी नहीं, मैं तो बड़ी कोशिश की। देखें मैं आज यहाँ एक बात करूँ, आज जो फिल्म पढ़ाई जा रही है ये मेरी कोशिशों से शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मुगीस के मैंने रिक्वेस्ट की कि मैस कम्युनिकेशन के साथ ये लगाएं, बिल्कुल। मैंने उनको सारा, उन्होंने लगा भी थी, शुरू भी हो गया, फिर सुपीरियर में भी आ गई, BNU में भी आ गई, NCA में भी आ गई, कहाँ कहाँ फिल्म नहीं पढ़ाई जा रही। कितने बैच निकल चुके हैं, कितने स्टूडेंट, मेरे ख्याल 2000 तो निकल चुके होंगे, एक भी डायरेक्टर नहीं बना। क्यों भाई, ये तो इनके पास तो डिग्री है, क्यों नहीं बना? पैशन नहीं है सर, नौकरी करनी है डिग्री लेके। पैदल सैयद नूर की तरह 5 साल नहीं चलना, बस भी नहीं है, टूटी चप्पल के साथ घर जाना है, 2 घंटे चलने के बाद अपने ख्वाब बुनने हैं। ये पैशन का काम है सर। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपसे डिस्कस किया, बल्कि कि आप थोड़े से जज्बाती होते हैं जब शान की तारीफ़ करते हैं जी। अच्छा, इसी तरह आप जज्बाती हैं उनके बारे में, अपनी जो वाइफ हैं मैडम साइमा, तो लोग ये जो कुछ अदाकारें जो हैं, अदाकाराएँ जो हैं, वो आपसे शिकवा भी करती हैं, वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जैसे साइमा आपकी लाइफ में आती हैं बाकी बेचारी सारी कट हो जाती हैं। अब मेरा ख्याल है आपकी मूवीज़ के अलावा वो शायद कहीं पे उन्होंने उसके बाद फिल्म भी नहीं की शादी के बाद। आप नहीं बहुत फिल्में की हैं, बेपनाह फिल्में की हैं, लेकिन मैं आपको इन एक्ट्रेसेस का बताता हूँ, ये फजूल बातें करती हैं। देखें, फिल्म घूंघट से वो मेरे साथ शुरू होती है। घूंघट में हीरोइन कौन है? रेशम।
मेन कैरेक्टर कौन है? अंधलीप। अंधलीप उसके बाद नज़र नहीं आई। वो उनके साथ हादसा हो गया था। हाँ वो जी हाँ। हाथ जलने वाला। साइमा रोल कर रही है छोटा सा। हाँ। ठीक है, फिल्म हिट है, साइमा को इज्जत मिली। मुहाफिज हीरोइन कौन है? जाना मलिक, नई लड़की। साइमा क्या रोल कर रही है? छोटा सा। फिर फिल्म आती है, दुपट्टा जल रहा है। हीरोइन कौन है? रेशम। साइमा क्या रोल कर रही है? सानवी सा रोल कर रहा है, छोटा सा। मैं इस तरह फिल्में आती गईं और वो छोटे रोल करती गईं। फिर एक वक्त आया कि उनको आजमाया गया बड़े रोल में और उन्होंने प्रूव किया। आप देखें, आपकी क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, उस्ताद उससे बहुत ज़्यादा उससे अगली सीट पे आगे बैठो तुम, बाकी चलो तुम पीछे जाओ। वो आगे आती गई अपनी मेहनत से, अपने वक़ार से, अपनी परफॉर्मेंस से। मुझे ये बताएं कि मैंने जितनी फिल्में उसको लिया है, अगर वो बुरा काम किया है उसने तो फिर तो फेवर हुई, अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो वो तो उसकी फेवर हुई। अब फिर अंदर की बात बताएं, क्योंकि आप हमेशा गोल कर जाते हैं कि रेशम को आपसे मसला फिर क्यों हुआ एकदम ऑल ऑफ अ सडन में, ये क्यों कह रही हैं कि ज्यादती कर जाते हैं? या नहीं, ज्यादती मैं ज्यादती कर जाता हूँ, मान लिया चले मैंने ज्यादती की, तो एक डायरेक्टर हूँ, 500 डायरेक्टर हैं, उनके पास जाके करे काम। उन्होंने क्यों नहीं काम किया उसके साथ? देखिए ना, उन्होंने उनके साथ काम क्यों नहीं किया? इन्होंने उसके साथ काम। एक तरफ ये कह रही हैं कि जी वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनके बड़ा, मेरे मिजाज के हैं, मेरे, ये क्या बात है? अरे जो मिजाज के हैं, जो उस्ताद हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनसे दुआ ली जाती है। तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उसने तो यहाँ तक कहा, अब मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता सर, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, प्लीज़। तो आप कहीं पे भी नहीं डिस्कस कर रहे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं कहीं भी नहीं करूँगा कि ऐसा मतलब ऐसा क्या हो फिर गया? उसमें, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। असल में मैं बताता हूँ क्या, चले मैं खुल के बताता हूँ। जब मेरी फिल्मों में काम करी थी, साफ़ सुथरा काम था, अच्छा काम करती थी, मेहनती थी, लेकिन उसके बाद इसको पता नहीं क्या हुआ, जाके दूसरे डायरेक्टर्स के साथ उसने जो काम किया वो बहुत ही बेहुदा किस्म का था। परफॉर्मेंस नहीं थी, नुमाइश थी, छोटे छोटे रोल थे, इसका इमेज ख़त्म हो गया। इमेज ही तो होता है किसी एक्टर का, इमेज ख़त्म हो गया। उन्होंने भी नहीं लिया फिर बाद में, चलो या तो वो ना वो लेते और ये कहती जी सैयद नूर देखे मुझे नहीं लेता, सारी दुनिया मुझे ले रही है, किसी ने भी नहीं लिया। तो कसूर तकदीर का है या उसका है, वो तो खैर मानते नहीं, मुझे मनवाना भी नहीं है। अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको जो वो चाहती हैं वो मिले। तो सैयद नूर तो नहीं मिलेगा, सैयद नूर उसके काबिल नहीं है, वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। अच्छा चलिए हम इसको दोबारा नॉर्मल करते हैं, आपका मूड ठीक करते हैं। हम आते हैं साइमा जी की तरफ। आपने चूड़ियाँ बनाई 1997 में। अच्छा, मेरा ख्याल है उसी के आसपास शादी हो गई। जी हाँ। लेकिन आपने पब्लिक लेट क्यों की? थोड़ा टाइम लग गया, मेरा ख्याल है 5, 6 या 7 में। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, और थी मेरी, मैं ऑलरेडी मैरिड था, मेरे बच्चे थे। अच्छा। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, वो पढ़ रहे थे, वो सारा कुछ था। और ये मेरी रिक्वेस्ट थी साइमा जी से, और उन्होंने मानी, वो बहुत अच्छी खातून थी। तो बस ये पर्सनल रीज़न थी, इसके अलावा कोई ना reason? और कोई रीज़न नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी पहली जो वाइफ थी मैडम रुखसाना, उनको तो पता था, उनसे अब उनको नहीं उनको भी नहीं पता, बाद में पता चला। ओके। और जब पता चला उसके बाद डिस्टर्बेंस हुई भी, लेकिन natural सी बात फिर वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि मुझे रुखसाना जी ने खुद कहा कि शाह जी ब्याह कर ले जाओ, शरी आग दो। ये एक औरत की दूसरी औरत के लिए हक की बात थी, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप एक अथॉरिटी हैं फिल्म इंडस्ट्री जी। आपसे बढ़ के कोई बंदा भी इंडस्ट्री के बारे में जो भी बात करेगा वो आपकी बात से बाहर हल्की होगी। आपके ख्याल से जिस स्टेज पे हम हैं,
हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, पैसों का मसला है, लोगों के अपने मसाइल हैं। अगर हम इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहते हैं गवर्नमेंट की मदद के बगैर, तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। किस तरह? जैसे पहले फिल्म्स बनती थी और सिनेमा ऑनर्स जो थे वो इन्वॉल्व होते थे, वो प्रोड्यूस करते थे फिल्में। चौधरी ईद मोहम्मद साहब का सिनेमा रतन था, वो फिल्में प्रोड्यूस करते थे। बेगम शरीफ का कैसर सिनेमा था, वो प्रोड्यूस करते थे। रिट्स स्क्लैन ब्रदर्स का था, वो मुबारक सिनेमा जो था वो फिल्में प्रोड्यूस करते थे। ये सब लोग फिल्में प्रोड्यूस करते थे। मसलन जैसे सफदर खान साहब हैं, शबिस्तान और प्रिंस सिनेमा, वो फंड्स देते थे प्रोड्यूसर को। ये जब तक प्रोड्यूसर की हेल्प नहीं होगी, वो अकेला कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल फंड रेज करके तो ये हो सकता है। मतलब कि किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन करे कौन? क्योंकि मैं ये देखता हूँ शाह साहब कि हम जब फिर मैं ड्रामा पे आता हूँ, हमने ड्रामा को भी तो उठा के रखा हुआ है ना। सच चैनल ने किया चैनल ना। नहीं तो चैनल प्राइवेट बंदा ही है ना। हम ऐसा कुछ तो कर सिनेमा सकते वाला हैं। भी तो प्राइवेट बंदा है। हाँ, तो क्यों नहीं उस साइड पे कर रहे? क्यों नहीं उस साइड पे पेमेंट्स कर रहे, या क्यों नहीं उस साइड पे स्पॉन्सरशिप आ रहा? हम सर एक तो सिनेमा खत्म हो गया, सिंगल स्क्रीन सिनेमा। अब मल्टीप्लेक्सेस आ गए। मल्टीप्लेक्सेस वाले जो मालिकान हैं वो ऑलरेडी, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अरबों में है। तो वो चाहेंगे ना हमारा सिनेमा चले। यही मैं उनको मशवरा देता हूँ कि यार अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। आप ये सिनेपैक्स वाले जो हैं ये कुछ करते हैं, लेकिन अगर ये सब करें, जमील बेग साहब हैं न्यू प्लेक्स वाले, ये कराची में। अब्दुल अलीम, ये जो अलीम खान साहब हैं, ये सिने स्टार वाले, हाँ। ये मतलब ये बड़े पैसे वाले इन लोग हैं। सबको, इनके लिए पीनट्स हैं। तो मतलब वजह क्या है? ये कोई हमें कोई बददुआ है? बद्दुआ है, बद्दुआ है। क्योंकि हमें बातें साहब ने करनी है, हेल्प किसी ने नहीं करनी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, आपने कभी इस तरह से इन लोगों को बिठा के या काउंसल करने की कोशिश की कि, या कोई चीज़ इनको लिख के भेजी, या इनको बुलाया, या इनके पास गए कि भाई इस पे कोई, ये हमारा एक पहचान है की मैंने, लेकिन आगे से जवाब ये आया कि जी हम 5 करोड़ पे कम से कम आप कहते हैं लगाएं, तो 1 करोड़ में हमें इंडियन फिल्म मिल जाती है, हम क्यों लगाएं 5 करोड़? नहीं, फिर हुब्बुल वतनी नहीं है, हुब्बुल वतनी नहीं है, कोई ये सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट करना नहीं चाहते फिल्म इंडस्ट्री को, सिंपल सी बात। अच्छा, इसी तरह हमारे फिर हम इंडिया का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा, इंडिया का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम आगे पीछे इस रेस में उनके साथ होते रहे हैं ना। किसी ज़माने में हमारी टक्कर की फिल्में भी आ रही थी, हम बनाना चाहें तो हम बना भी पाते हैं। पूरी दुनिया में हमारी मौला जट का चर्चा हो जाता है जब हम बनाना चाहते हैं। चूड़ियाँ को इंटरनेशनली बड़ा रिकग्नाइज किया गया, अगर हम बनाना चाहें तो हम बना रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे कमर्शियल डायरेक्टर्स हैं, ये जो करण जौहर हो गया, रोहित शेट्टी हो गए, ये मूवीज़ बनाते ही बेचने के लिए। लेकिन उसके अलावा ये 3 इडियट वाले जो हैं, ये अशब जो हैं और जो हिरानी साहब हैं, ये ऐसे ऐसे मौज़ूआत पे मूवीज़ बनाते हैं कि जो शायद इतना बिजनेस नहीं करती, लेकिन वो इम्पैक्टफुल बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ऐसी मूवीज़ भी पाकिस्तान में नहीं बनाई जा सकती, या कोई बनाना नहीं चाह रहा, या अगर हम देखते हैं तो आप ही ने कभी बनाई थी, किसी एक सेंसिटिव टॉपिक को आप छेड़ेंगे, फिर किसी को आराम को दूसरा क्यों नहीं बना रहा? देखिए मैं सर आपको एक बात बताऊँ। पहली बात तो ये है कि फिल्म एंटरटेनमेंट है। यहाँ आप इशू बेस्ड फिल्में जो बनाएंगे ना, दैट इज़ पैरेलल सिनेमा। हमसे तो ये सिनेमा नहीं संभाला जा रहा, तो पैरेलल सिनेमा कहाँ से हम बनाएंगे? इंडिया अफोर्ड कर सकता है, ईरान अफोर्ड कर सकता है, उनको फराबी फंड देता है कि बनाएं, कोई परवाह नहीं है, फ्लॉप होती है, हिट होती है। तो पैरेलल सिनेमा के लिए आपको हर सूरत फंड की ज़रूरत है। अच्छा, अब हमारा ये दौर चल रहा है, हम 10 साल का कह लेते हैं कि थोड़ा सा हम ज़बू हाली की तरफ थे। उसी दौर में हम ऑस्कर डॉक्यूमेंट्रीज़ में लेके जा रहे हैं, सॉर्ट ऑफ फिल्म प्रोडक्शन ही। वो एक बंदा जो है वो उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको शायद लिख भी रहा है। मैं शर्मीन चुनॉय की बात कर रहा हूँ। तो दूसरी साइड पे हम कलेक्टिव सोसाइटी जो है वो नहीं बना पा रही मूवी, या उस लेवल की फिल्म नहीं बना पा रही जो दुनिया में हलचल मचाए। देखिए आप पहले तो स्टडी करें, देखें डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डॉक्यूमेंट्री आप
कम रिसोर्सेज में बना कम रिसोर्सेज में बना सकते हैं और आप अपना मकरू चेहरा दिखा के दाद ले सकते हैं। फिल्म जो है उसमें आप ये काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि फिल्म बड़ा डिफ़िकल्ट मीडियम है और इसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए, तब जाके ये रिवाइव होगा, बातों से नहीं होगा। अच्छा, अब हमने जब करेक्टर और वो उसका जिक्र किया स्पेसिफिक टॉपिक्स का, तो आप हमेशा कहते हैं कि फ़िल्म जो है ये लार्जर देन लाइफ है। जी हाँ। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ़िल्में हों वो कुछ ऐसी हों जो हम ख़यालात से मावरा या जो ऐसा जो हम शायद सोच सकते हैं वो हम देखना चाहें तो उसको हम फिल्म कहें। जी। मतलब सबसे पहले तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आप ड्रामा और फिल्म को अलग-अलग कैसे डिफ़ाइन करते हैं? नंबर 1 चीज़, मतलब पहले तो इसी फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ड्रामा मैंने आपको बताया है कि जो आम हालात में जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो ड्रामे में चलते हैं। फिल्म में चलता है, आप अगर लेते हैं हॉलीवुड की फिल्म, तो उसमें गाड़ी रोल कर रही है, रोबोट बन रही है, उधर से दूसरी गाड़ी ये कहाँ होता है भाई? जो रोबोट एक लड़ रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों में, बिल्डिंग गिर रही है, ये हो रहा है। अब हॉलीवुड में वो फिल्में क्यों नहीं बनती सनफ्लावर जैसी? क्यों नहीं बन रही? इसलिए कि लोग, अब कोई हॉलीवुड की फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें सीजी वर्क नहीं है, जिसमें ये नहीं दिखाया गया कि तो एक तूफान आया है, पता नहीं क्या उड़ा के रख दिया सब उसने। तो फिल्म जो मैं बार बार कहता हूँ ना, लार्जर देन लाइफ और एंटरटेनमेंट है। कोई वहाँ पहले होता था कि फिल्म में सब कुछ सीखने के अमल भी होता था, यहाँ तक कि लोग घर की डेकोरेशन सीखने जाते थे सेट के ऊपर। अच्छा, उसने पर्दे ऐसे लगाए, ये किया हुआ। अच्छा, हेयर स्टाइल देखने जाते थे, भाई मुराद का ऐसे है, तो आके वो बार्बर को कहते थे कि मेरा हेयर स्टाइल ऐसे बना दो। हाँ जी, शमीमारा ने साड़ी किस तरह की पहनी हुई, सारी औरतें देख रही हैं, जेवर किस किस्म, वो सारी, ये सब फिल्म में था। अब आपके पास सैलून है, बुटीक्स हैं, डिज़ाइनर हैं, ये सब निकल गया है फिल्म से। अब फिल्म में क्या बचा है? रोबोट। फिल्म में क्या बचा है? मौला जट, वो जो आपने देखा है। लिहाजा ये बड़ा, इसको अगर आप डिस्कस करने आएंगे ना तो आपको बहुत कुछ दिल पे पत्थर रख के बात करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप पूरी आपकी एक लाइफ है, अब आप जब बैठते हैं और सोचते हैं कि सैयद नूर किस तरह से फिल्मों में आया और अब वो क्या बन गया। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि फिल्म एंड टीवी के लोग बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं, जब यकीनन जब वो फिल्म वाला सिलेबस को ज्वाइन करते होंगे, उनके दिमाग में आपका ज़रूर एक तसव्वुर होता होगा कि हाँ हम भी बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी तक निकल नहीं सका कोई क्यों नहीं निकल सका सर, मुझे बताएं। मेरा ख्याल है जो आप कहते हैं ना पैशन, मैं बताता हूँ कि पैशन नहीं है, पैशन उस तरह से पैशन नहीं है। एक पैशन है, दूसरा पढ़ाव हो रहा है जो फिल्म के बारे में जानता नहीं है। वो किताबें पढ़ के आप क्या एक बच्चा तैयार कर लेंगे? अच्छा, अब आप अगर कुछ लोगों को बताना चाहें कि जिसने डायरेक्टर बनना है उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? मतलब फॉर एग्जांपल एक 18 साल का लड़का है, वो यूनिवर्सिटी में जाता है, उसने फिल्म एंड टीवी में एडमिशन ले लिया, जो वो कर सकता था वो उसने कर लिया, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको फिल्म्स देखनी चाहिए, मुख्तलिफ डायरेक्टर्स की फिल्म्स देखनी चाहिए, या उसको सैयद नूर ढूंढना चाहिए जैसे आपने ढूंढा था एक उस्ताद और आप आपने पकड़ लिया था? मैं तो कहता हूँ मेरे पास आए, मैं आपको जो मेरे पास है मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब वो आता है ना तो वो कहता है जी मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बताएं पैसे कितने देंगे। अरे भाई, तुम तो सीखने के लिए आए हो, जहाँ पढ़ने जाते हो फीस देते हो वहाँ पे ना, तुम मुझसे मांग रहे हो कि जी मैं आऊँगा, मेरा किराया चाहिए, मुझे कन्वेंस चाहिए, मैं कैसे आऊँगा, मैं कैसे करूँगा। ये रीज़न है सर, मेन रीज़न ही ये है। कोई मुझे ऐसा बंदा नहीं आया नज़र, या ऐसा बच्चा नहीं नज़र आया जो मिटा दे अपने आप को। मैं कहूँ यार घर नहीं गए तुम, वो सर मैं सोच रहा था कि आप एडिटिंग कर रहे हैं, मैं ज़रा एडिटिंग को वॉच करूँ। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं ना उनके लेन में तो ये है कि डायरेक्टर ऐसा होता है कि बस ऐसे कर लो वैसे कर लो। आपके ख्याल से व्हाट
अ डायरेक्टर इज, क्योंकि आपने कहा कि मूवी की जो कामयाबी है वो डायरेक्टर पे ज़्यादा उसका इन्हिसार होता है, तो आपके ख्याल से जो एक डायरेक्टर है ये क्या चीज़ है, एक क्या पैकेज है जिसको हम कहेंगे कि हाँ ये तुम हो डायरेक्टर भाई? डायरेक्टर फिल्म के जितने शो पे है ना, उसका पैकेज है वो। मिसाल के तौर पर, मैं स्क्रीन प्ले राइटर कैसे बना, 5 साल मैंने असिस्ट किया सुलेमान साहब को। उन 5 सालों में क्या होता था, सुबह हम आते थे, नेगेटिव का डब्बा लेते थे, कैमरा रूम में जाते थे, नेगेटिव लोड करवाते थे कैमरे में। अब हमें समझ आ रही है कि फिल्म लोड हो रही है, फिर वो सेट पे फिर हम सेट पे आते थे, सेट को डेकोरेट करते थे, सोफ़ा इधर कर दिया, वो उधर कर दिया, पर्दे ठीक करवा दिए, ये आर्ट डायरेक्टर भी है, वो भी है, ये भी है। अब वो डायरेक्टर साहब आते हैं कि नहीं यार ये सोफ़ा गलत नहीं, इधर कर दो। समझ आ गई कि मैंने गलती की है। फिर क्या हुआ कि शूटिंग हुई। अब शूटिंग करते हुए देख रहे हैं कि लेंस चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं चेंज, नहीं समझ आ रहा। लेकिन जब प्रोजेक्शन हॉल में रश प्रिंट देखने गए हैं, तो जब वो शॉट आया, वो ये लेंस इसलिए चेंज हुआ था। समझ आ रही है ना? अब आपको सारी टेक्निक समझ आ रही है। फिर आप एडिटिंग रूम में चले गए, लूज शॉट्स हैं, एडिटर अपने हिसाब से काट रहा है, डायरेक्टर ने कहा नहीं ये क्लोज मैंने यहाँ के लिए लिया है, इसको यहाँ लगाओ, उसको वहाँ लगाओ, उसको ये लगाओ, उसकी शक्ल ही बदल जाती है। अच्छा यार ये भी, ये सारे काम सीखने पड़ते हैं सर। जब ये सारे काम आप सीख लेते हैं तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। मॉनिटर के सामने बैठना कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, आपने एक्टर का कॉस्ट्यूम भी खुद बनवाना है कि मुझे ये चाहिए। आपने राइटर से, अव्वल तो उसको हिमसेल्फ राइटर होना चाहिए डायरेक्टर को। आप दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्टर देख लें, वो खुद राइटर हैं, खुद स्क्रीन प्ले लिखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ। फिर कैमरामैन को आपने लाइटिंग का बताना, यार ये मेरा ये डिमांड है सीन की, ये सोर्स है, इस सोर्स में आपने सारा लाइट अप करना है। अब वो टेक्निकल बात है जो कैमरामैन करेगा, आप नहीं करेंगे, आप बैठ के वॉच करेंगे क्या कर रहा है, आपने फाइनलाइज करना है उसको। ये तो ये चीज़ें जो हैं, जब तक आपके पास कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों का, आप अच्छे डायरेक्टर नहीं हो सकते। एक्टर कहते जी मैं ये क्या कह रहे हैं आप, इस तरह करो, इस तरह करो, मुझे नहीं समझ आ रही। डायरेक्टर खड़ा हो जाएगा वहाँ पे, करके बताएगा, डायलॉग बोल के बताएगा, टेम्पो बताएगा, ये टेम्पो है। जो ये नहीं कर सकता वो डायरेक्टर ही नहीं है, वो तो खाना पूरी है बस। अच्छा, लेकिन एक नया ट्रेंड मैं आपको बताऊं, अब कुछ एक्टर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं जो कि जैसे पहले डायरेक्टर्स जो हैं वो बंदा स्पॉट करते थे कि ये हमने नया टैलेंट लेके आना है। अब कुछ राइटर्स हैं जो अपनी फिल्म में अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टर्स को कास्ट कर और रहे हैं। टीवी पे होता होगा, फिल्मों में भी हो रहा है। फिर वो नालायक डायरेक्टर होगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं वो जाऊंगी, नालायक डायरेक्टर नहीं है वो। तो उसमें जो राइटर हैं वो कास्ट डिटरमिन कर रहे हैं नहीं नहीं वो किसको नहीं नहीं, वो हमने डिस्कशन के साथ होगा, डायरेक्टर की डिस्कशन के साथ होगा, कभी हो नहीं सकता सर। फिर डायरेक्टर क्या, वो काम कैसे लेगा? जो राइटर ने एक्टर ले लिया है वो डायरेक्टर की समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे होगा? काम तो उसने लेना है, आपस की डिस्कशन होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। अच्छा, नहीं ये बात आपकी ठीक है, डायरेक्टर जो है वो असल रोल तो वही प्ले कर रहा होता है किसी भी फिल्म को कामयाब करने में। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बड़ा अच्छा लगा। और अच्छी बात आपसे बात करके ये लगती है कि आपसे जितने मर्जी तल्ख क्वेश्चन भी करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहा है उस तक ट्रू पिक्चर पहुंच जाए। बिल्कुल होना ये तो चाहिए। बड़ा अच्छा आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके भी। और हम जब पाकिस्तान को देखते हैं और ऐसे लोगों को देखते हैं जो अभी हमारे दरमियान में मौजूद हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, तो यू आर वन ऑफ देम। और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए और आपने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को असल में बूम दिया। और जिस तरह के मैंने बल्कि आपसे भी रूल्स का जिक्र किया, मैंने आपको इशू बेस्ड मूवीज़ का जिक्र किया, नो डाउट लार्जर देन लाइफ है फिल्म, ये मुझे आपका जुमला बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी कई फिल्मों में इश्यूज़ की भी
बात की जाती थी, बल्कि पिछले दिनों आपने एक ट्रांसजेंडर की फरमाइश पे उसके लिए भी फिल्म बनाने का फैसला किया। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको इन सारी बातों में। हमें कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ था, आपसे हमने डिस्कस किया, और हम बड़ा मेहरबानी आपकी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से उन सारों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।